बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिसबा कादरी है और मैं डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट हूँ बोपो अल्फा का। हमारे एक वेबिनार का सेशन चल रहा है, एक सीरीज़ है जिसमें हम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं और हमारे अपकमिंग एक्सपो के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा एक्सपो है 10, 11, 12 जून 2022 को कराची एक्सपो सेंटर में, जिसमें हम एग्जीबिशन कर रहे हैं रोबोटिक्स की, ऑटोमेशन की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इकोसिस्टम फ्रेंडली इनोवेशंस की। इस सेशन में आज के वेबिनार में हमारा टॉपिक जो है वो वेब 3.0 है और इसका हम इन्फोटेक पे बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनमें हैं अब्दुल गफूर खैरवानी साहब, इन्फोटेक के कंसल्टेंट हैं और तकरीबन इनका मोर देन 25 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ हमारे पास काशिफ सलीम साहब हैं। काशिफ सलीम साहब जो है वो क्रेशी ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ताहिर शेख साहब हैं। ताहिर शेख साहब जो है वो GoPro अल्फा के डायरेक्टर डेवलपमेंट है और डी टेक ब्यूरो से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अली साहब ने, जो कि टेक्नोलॉजी डिवीजन को हेड करते हैं। तो वेरी वेलकम टू द वेबिनार और आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ लाउड एंड क्लियर आ रही होगी। तो पहली बात तो ये कि हम सबसे पहले तैवानी साहब आपसे शुरू करते हैं। तो एक आसान सी जबान में जरा इन्फोटेक को आप डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज जो है वो इन्फोटेक। Hey, Infotech is a financial technology provider partner with the two global vendors. हम banking और financial technology services करते हैं पाकिस्तान और रीजन में। अच्छा, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज। Okay, so मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि एज इंडिविजुअल कंसल्टेंट के तौर पे इस वक्त बात करूँ, बट इन्फोटेक इज अ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और पाकिस्तान और रीजन में टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी ठीक है। अच्छा, फिनटेक एक टर्म यूज होती है आजकल बहुत ज्यादा। फिनटेक जो है वो फिनटेक को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक कॉमन मैन के लिए या एक टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए कि फिनटेक क्या है और इसका फ्यूचर क्या है? थोड़ा सा इसको प्लीज एलोबरेट कर दो। देखिए, जैसे कॉमन कॉमन लेमैन टर्म्स आप समझ लें कि वैसे तो अगर स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं तो स्टूडेंट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जो आज से 30-35 साल पहले नहीं थी, तो उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इन क्या चीज़ है। बट एज अ कॉमन, अब जिस कंट्री में रहते हैं 22 करोड़ की आबादी में, उसमें ये तनासुब बहुत कम है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए आप ये समझ लें कि जो कुछ भी हमारे गिर्द टेक्नोलॉजी में आ रहा है वो इम्पैक्ट करता है हमारी अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमी की सर्विसेज पे। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उसी उसी को लेकर उन टेक्नोलॉजीज को जो गिर्द आ रही हैं जिसमें कॉमन आम आदमी को सहूलत मिले वो अडॉप्ट करते हैं। तो फिनटेक आप लेमन टर्म्स में ये समझ लें कि ये टेक्नोलॉजीज हैं। इन टेक्नोलॉजीज में बेतहाशा चीज़ें आ जाती हैं। हम शुरू में स्टार्ट किया था तो आप ये कह सकते थे कि एक सोल्यूशन होती थी जो सारे ही मसलों को बैंक्स को हैंडल करते थे। कोई इंटरनेट नहीं होता था, ब्रांच ऑपरेशन डायरेक्टली आपको फिजिकली ब्रांच में जाना पड़ता था और वो सारे ऑपरेशन होते हैं और इवॉल्व होने के बाद फिर अल्टरनेट डिलीवरी चैनल कहा जाने लगा, internet.com। ये सारी टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैंकिंग सर्विसेज भी इन्हांस होती है और आज अगर आप देखें तो आपकी पूरी सर्विसेज एक स्मार्टफोन पे अवेलेबल है। तो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व होती हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज उसको अडॉप्ट करती हैं और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी उसी को। गुड। अच्छा ताहिर साहब, आप बताते हैं कि ये फिनटेक एज ए डेवलपर कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें जो है वो कौन कौन से जो है वो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं फिनटेक को सपोर्ट करने के लिए? शुक्रिया मिसबा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब बेसिकली अगर हम देखें ना तो फिनटेक की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट काफ़ी अर्से से कर रही है हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर। अगर आप जैसे यू फोन वालों का यूपे है,
आपका अल्लाह भला करे, मोबिलिंक ने अपना लगाया हुआ है, और मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह जो यूज हो रही हैं मुख्तलिफ बैंक्स की, वो एक तरह से उसी की फॉर्म चल रही है, जिसके अंदर अब एडवांसमेंट पे ऊपर मुख्तलिफ काम हो रहा है। अच्छा, अब इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है, तो वो जो टेक्नोलॉजीज हैं वो डिपेंड करता है कि पीछे कोर सिस्टम क्या लगा हुआ है, उसकी बेस पे आप टेक्नोलॉजी डिसाइड करते हो कि इसके साथ कौन सी आपने कनेक्ट करनी है। वरना एग्जिस्टिंग मोस्टली तो सारी ही इसमें चल जाती है, लेकिन असल इसके अंदर जो इशू है वो है सिक्योरिटी और पर्सनल इंफॉर्मेशन की सेफ्टी का, जिसके ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है। और अब करंटली बहुत सारे लोगों ने, और खास तौर पे स्टेट बैंक के ऑर्डर्स के थ्रू, अब उसके ऊपर डेटा सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। क्योंकि अगर जैसे आपको याद हो कि पिछले दिनों कुछ बैंक्स के साथ इशू भी आया था, तो वो इसी बेस के ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर काम बढ़ा दिया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा जैसा मुल्क जहाँ पे लिटरेसी रेट काफ़ी हद तक कम है और हम टेक्नोलॉजी को इतने आराम से एक्सेप्ट भी नहीं करते, तो उसमें पाकिस्तान में फिनटेक को लोगों को एक्सेप्टेंस में इशू आता है या नहीं आता है? बहुत आता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर लोगों को टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में, और खास तौर पे जैसे आप फिनटेक बिल्कुल एक नई सी चीज आ रही है। हमारे यहाँ लोगों ने अभी तक क्रेडिट कार्ड को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं करा, तो फिनटेक तो काफी आगे की चीज हो गई। इसके अंदर लोगों का सबसे पहले डर जो है वो सिक्योरिटी का ही है कि अगर हमने इसको यूज करते हुए कोई ट्रांजैक्शन करी तो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी, हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। उसकी वजह नॉलेज की कमी, कि अगर आप उसके अंदर अपनी तरफ से भी जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्योरिटी मेजर्स के, वो आप लगाते हो तो आप उसको सिक्योर कर सकते हो। लेकिन अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि हम लोग इस वक्त कोशिश करने में लगे हुए हैं कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें कि टेक्नोलॉजी आपके फायदे के लिए बनाई गई है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम सब में सबसे यंग जो है वो मौजूद है मोहम्मद अली साहब, और मोहम्मद अली साहब यकीनी तौर पर यूथ बड़े आराम से टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेती है और नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर लेती है। तो मोहम्मद साहब, आप बताइए कि अब जो यूथ हम देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जो है वो इंक्लाइन है और वो बड़े आराम से नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगले 3 से 4 साल के अंदर लोग, जो यूथ है, वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली काम कर सकेगी और आसानी के साथ जो है वो इसको अडॉप्ट भी कर लेगी, तो शायद नंबर ऑफ यूजर्स इन पाकिस्तान फिनटेक के ऊपर ज्यादा बढ़ जाएंगे? जी जी सर, ऐसा है कि अभी जितनी भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास पाकिस्तान में यूजुअली आती है, तो हमें आइडिया है कि ऑलमोस्ट वी आर 20 to 30 years लेट ऑलरेडी। तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी लेट आई है, ऑलमोस्ट 5 years टू लेट। लेकिन अभी भी इसको हमने अच्छी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया। इसी तरीके से काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं अभी जो चल रही हैं। अभी हम जो है वो सिर्फ वेब पे अटके हुए हैं, वेबसाइट्स पे अटके हुए हैं या एप्लीकेशंस पे अटके हुए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करें तो हम दुनिया के साथ उतनी आसानी से हम जो है वो कदम मिला के चल सकेंगे। और हमारी इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो हमारी यूथ का है। तो इंशाल्लाह इन 3 to 4 years एज वी आर एक्सपेक्टिंग के अभी इंशाल्लाह थोड़ी सी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। इसमें बहुत बड़ा एक रोल जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज का भी है और कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं। तो मोस्टली इन लोगों का जो है काफी रोल होगा। तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल जो है ना वो शायद कोविड का भी रहा है, कि कोविड ने हमें जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ धक्का दिया है। शायद हम बहुत आराम से टहल टहल के क्रॉलिंग करते हुए जा रहे थे, लेकिन कोविड ने हमें जो है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने पे जो है वो मजबूर किया। कोविड से बहुत सारी चीजें जो है वो हमें मोस्टली आप देखें जैसे जूम मीटिंग्स हैं। पहले इतना ज्यादा जूम तो अवेलेबल था, बहुत टाइम तक रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो मोस्टली जो इसका जो जूम का जो यूजेज बढ़ा है वो आपका जो है वो ड्यूरिंग द कोविड पीरियड बढ़ा है। तो बेहतर यही है कि जब हमें बिल्कुल लास्ट होप होता है तब हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जब हमारी जो सिचुएशंस थी ड्यूरिंग कोविड, तो आपको आइडिया है कि बहुत सारी चीजें जो थी वो रुक गई थी। तो बेहतर ये होता है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। लेकिन अब पाकिस्तान में यूजुअली बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत लेट आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक बैकड्रॉ है हमारे लिए। तो इंशाल्लाह होप हमारा है कि हम इसको आगे इंशाल्लाह जो हमारा जो अभी जो भी इनिशिएटिव है उससे हम चाह रहे हैं कि हम उसको और अच्छा और बहुत फास्ट ट्रैक पे लेके जाएं इन सारी चीजों को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी गफूर साहब, मैं आपको ऐड करूंगा। मुझे ये बताइए कि अब जो टेक्नोलॉजी की
एडॉप्टेशन हो रही है सोसाइटी के अंदर, इसको तेज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, या हमें क्या चीजें मार्केट में इन करनी चाहिए कि लोग टेक्नोलॉजी को बासानी और खुशी खुशी कबूल कर लें, उनका जो खौफ या डर है खासतौर पर फिनटेक को यूज करने में, जो कि ताहिर ने हाईलाइट किया कि जी टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हुए या ऑनलाइन ई बैंकिंग यूज करते हुए थोड़े से लोग रिलेक्टेंट है, तो ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए कि लोग उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लें और खुशी खुशी कबूल कर लें? अच्छा, ताहिर का सही था। आप अगर देखें थोड़ा सा पहले अपना इस वक्त कंट्री की पोजीशन के हिसाब से देखें कि कितने लोगों ने टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, तो आपको अगर रियल फिगर मिलेंगी तो बहुत कम है। अगर आप ऑन एवरेज लगाएं, हमारा एक नॉन बैंक जिसको अनबैंक कहता है, स्टेट बैंक या अनबैंक है, उसका रेशो भी तकरीबन एग्जैक्टली मुझे फिगर नहीं पता, मगर मेरे हिसाब से अनबैंक इस वक्त 80% होगा। पर्सनल बैंक अकाउंट खोलना कोई पसंद नहीं करता। हम शहरों में रहते हैं और हम डायरेक्टली इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, या हम अपनी लिविंग को उस तरह मैनेज करते हैं, तो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान नहीं करता। तो एक तो ये अनबैंक बहुत बड़ा है, जिसके लिए स्टेट बैंक पिछले कई अब तो कहूंगा कई दहाइयों से कोशिश कर रहा है कि अनबैंक आ जाए, टेक्नोलॉजी के थ्रू आ जाए। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, हर कोई फेसबुक यूज करता है, स्मार्ट गांव देहात सब जगह यूट्यूब, ब्लॉगर सब मौजूद है, तो टेक्नोलॉजी मौजूद है। जो बैंक्स और गवर्नमेंट को, अनबैंक को और इवन रेगुलेटर को करना चाहिए, वो लोगों का फेयर खत्म करना। और फेयर खत्म करने के लिए आप कोई भी ऐड देखें, ऐड प्रोडक्ट की ऑफरिंग तो दे रहा है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा, और उसको ये नहीं अंदाजा देना पा रहा कि भाई आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना, जो एक किसी भी इंडिविजुअल, हम और आप क्यों ऑनलाइन बैंकिंग को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसलिए हम करते हैं कि ईज आता है, कि हम कहीं और जाने की वजह नहीं, बड़ा जल्दी ट्रांजेक्शन हो गया। एक तो ये आप समझें कि ऐसी मार्केट में जहां अनबैंक है और हम थोड़ी बहुत रेशो है, मे बी 10-20% जो प्रॉपर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, हमें आपको कितनी प्रॉब्लम होती है अपना फंड ट्रांसफर करने में बाज दफा। जरा सा इसको गौर करें, तो हम उस साइकिल से ही कॉन्फिडेंसली नहीं प्रोसेस कर पाते, जहां हम बाज दफा हमारी ट्रांजेक्शन रुक जाती है, 24/7 सपोर्ट की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, वो ट्रांजेक्शन रिवर्स होती है, तो ये इश्यूज भी आते हैं। कुछ जो बड़े बैंक हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में अगर हम कहते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 बैंक्स, उन्होंने टेक्नोलॉजी को, सर्विसेज को बेहतर रखा हुआ है, मगर जो हम उसके बाद के बैंक्स हैं, उन्होंने खुद टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन में किसी भी वजह से उनको डिले आ जाता है, फिर वो उसके पीछे फिर सर्विसेज की ऑफरिंग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊं, बैंक अकाउंट के सिलसिले में, आप एक सर्टेन बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, तो आप वेबसाइट पे जाके क्यूरी तलाश करते हैं कि मुझे बैंक अकाउंट के लिए, बड़ा आसान है, मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन तलाश करने के लिए, इवन ब्रांच में जाके इंफॉर्मेशन लेने के लिए उस ब्रांच को पूरी एजुकेशन सब ऐसे कैसे भी आते हैं। तो आप पहला तो काम ये करें कि लोगों को कॉन्फिडेंस दें कि आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बगैर किसी डर और खौफ के। उसके बाद आपको ये बेनिफिट है कि आपको कहीं अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत कुछ एजुकेशन के साथ साथ आपने अपने आप को भी इम्प्रूव करना है। दुनिया भर में पेमेंट प्रोसेस करना बहुत आसान है, हमारे इधर अभी भी मुश्किलात हैं। तो इन चीज़ों को चेंज हो रहा है, मगर इतनी तेजी से चेंज नहीं हो रहा जो होना चाहिए था। ये एक रीज़न है। तो आप पहला तो ये देखें कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आखिर तक, गांव तक, छोटे शहरों तक पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए। ब्रांचों को पुश किया जाता है, बैंकों को पुश किया जाता है कि एटीएम ज्यादा क्रिएट करें, वो सिर्फ और सिर्फ उन शहरों में होते हैं जहां पर ज्यादा बिजनेस होता है, मगर उन जगहों पे जहां एक आम आदमी जाए वहां नहीं हो पाता। ये सारे इश्यूज हैं एज अ कंट्री हमारे। उसकी वजह से आपको इतना आसान नहीं है कि बहुत रेवोल्यूशन तेजी से आ सकती है।
अच्छा, इसमें सेकेंडरी क्वेश्चन ऐड होता है कि जो उसके बाद फिनटेक के अंदर जो चीजें ऐड हुई है, जिसमें जैस कैश हो गया, जिसमें जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गए, और उसके बाद ये जो टेलीनॉर का इजी पैसा है, तो क्या इन चीजों की वजह से थोड़ा सा स्पेक्ट्रम वाइड हुआ है और बहुत सारे लोग जो कि टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे या लेस एजुकेटेड थे वो भी एड इन हो गए इसके अंदर या उसको यूज कर रहे हैं? रेशो मेरे हिसाब से इतना ज्यादा नहीं है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल पेमेंट्स ट्रांजेक्शन करने के लिए ये सहूलतें दे दी गई हैं, उनको एडॉप्शन भी है, मगर वो बड़े शहरों में और उन जगहों पे ज्यादा है। ये मेरे पास इसका प्रॉपर डेटा नहीं है, इस वक्त हम उस पर डिबेट नहीं कर सकते, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये इतना अच्छे नंबर्स नहीं है। हर कोई इस वक्त सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारी जगह इंस्टीट्यूट्स में जहां पर वो कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजी लेके, एक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराना, पब्लिक में अवेयरनेस कराना इतना आसान नहीं है। हम इस बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, वहां पर भी ऑनलाइन ट्रांसफर फंड को इतना ज्यादा सिर्फ कॉर्पोरेशन तो कर सकती हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका काम है, मगर उसी कॉर्पोरेशन के वो हजरत जो अफराद जो अपने कॉर्पोरेशन के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, इंडिविजुअल अकाउंट पे ट्रांसफर करना पसंद नहीं करते। तो ये एडॉप्शन, ये ट्रस्ट लेवल को इम्प्रूव करना आसान नहीं है। हमें इंस्टीट्यूट्स को जब अपनी कैंपेन बनाए, अपनी वो चीज करें, तो वो चीज को रखें, और खुद रेगुलेटर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर लोगों को चेंज करना, उनको ये समझाना कि ये टेक्नोलॉजी को लेना है, तो हम बहुत पीछे हैं कंपेयर करें हमारे तो बहुत चीजें पीछे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हमारे आज का दूसरा एजेंडा था वो था वेब 3.0। तो जरा सा हम वेब 3.0 की बात करते हैं। जानते हैं कि पहले हर चीज के वर्जन आते हैं, हर चीज एडवांसमेंट की तरफ जाती है। तो पहले वो 1.0 था, 2.0 हुआ, 1.0 जो है वो स्टडी वेबसाइट्स थी, जिसमें जो रीड ओनली वेबसाइट्स थी। उसके बाद सोशल मीडिया इंटरेक्टिव वेबसाइट 2.0 में आई। अब ये 3.0 क्या, किस बला का नाम है, और इसमें ऐसे क्या फीचर्स होंगे जो कि हमें मजीद एडवांस मिलेंगे? तो ये ताहिर आपसे पूछना चाहूंगा कि जरा मुझे एलोबरेट करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे ये 3.0 जो है उससे हमें क्या फायदे हासिल होंगे? अच्छा, अब सबसे पहले तो हमको ये समझने की जरूरत है कि वेब 3.0 और जो हम करंट वेब्स यूज कर रहे हैं दोनों में फर्क क्या है। सही है। अब जब आपका वेब इनिशियलाइज हुआ था या जब शुरू हुआ था, तो उस वक्त आपका डेटा फ्लो सिर्फ वन डायरेक्शन था, यानी आप किसी भी वेबसाइट को कॉल करते थे, वहां से स्टैटिक डेटा आपके पास आ जाता था, आप देखते थे, यानी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन के लिए होता था, आपको इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। ये वेब 1.0 कहलाता था। अच्छा, उसके बाद फिर हमारी ये सेकंड एज शुरू हुई वेब 2.0 की, जिसमें फेसबुक और इस तरह की लिंक्डइन और दूसरे टूल्स आए, ई कॉमर्स आया, जिसमें डेटा टू वे फ्लो होना शुरू हुआ कि आप वहां से भी कुछ लेते हो और यहाँ से भी कुछ जाता है। अब मिसाल हम जैसे फेसबुक की लें, तो आप अगर फेसबुक खोलोगे तो आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दिखती है बनस्पत इसके कि अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो मुझे डिफरेंट, वो मेरे प्रेफरेंसेस के हिसाब से, मेरी टाइमलाइन के हिसाब से डेटा को फिल्टर करके और आगे वो शेयर करता है हमारे साथ। अच्छा, अब वेब 3.0 इसके अंदर सिंपली वो सिर्फ एक चीज रही आपका। अब पहले हमारा सारा कुछ जो भी डेटा स्टोर होता था वो किसी सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर हो रहा था, जिसमें उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग अपनी ओनरशिप भी कर लेते थे। जैसे अभी पिछले दिनों गूगल और फेसबुक का यूरोप के अंदर केसेस भी हुए इनके ऊपर कि जी डेटा आपने कैसे ब्रीच कर दिया, यूके के अंदर हुआ। तो अब जबकि वेब 3.0 के अंदर डेटा को की सेंट्रलाइजेशन खत्म करने के ऊपर बात की जा रही है कि डेटा सेंट्रलाइज ना हो, इसको जो है वो पोर्टेबल और पर्सनल कर दिया जाए, इंडिविजुअल फोकस हो। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी जो सबसे अहम चीज चल रही है वो कि डेटा की ओनरशिप जो है वो आपके अपने पास ही, डेटा आपका है। जैसे अब आप अगर आपको ब्लॉकचेन या जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह का जो प्रोसेस है उसके अंदर होता ही है कि कोई भी एक सर्वर किसी चीज को होस्ट नहीं कर रहा, कोई एक बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो
वेब 3.0 के अंदर वो करना यही चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ इदारों का कंट्रोल खत्म हो जाए और लोग अपनी इंफॉर्मेशन को खुद कंट्रोल कर सकें। प्लस इसके अंदर अब आपकी जैसे मेटावर्स करके एक चीज आ रही है, उसमें वो अपना वर्चुअल रियलिटी भी दिखाना चाह रहे हैं, 3D ग्राफिक्स भी आ रही हैं, तो इसके अंदर मजीद एडवांसमेंट आ गई है और खास तौर पे इसको उन्होंने ओपन सोर्स रखने के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन क्या ओपन सोर्स रखने कैसे इस पे थ्रेड्स नहीं बढ़ जाएंगे? और जब आप कह रहे हैं कि डेटा अब किसी सर्वर पे नहीं है बल्कि इंडिविजुअल बेस पे होगा, इसका मतलब है कि अब जो टारगेट होंगे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी बल्कि इंडिविजुअल लोग होंगे। नहीं, इंडिविजुअल की बेस पे से मुराद ये नहीं कि किसी एक मशीन के ऊपर अगेन नहीं होगा वो। अगर आप सर्वर के ऊपर रखते हो तो वो भी एक मशीन है, और अगर आप किसी इंडिविजुअल मशीन पे रखते हो तो वो भी एक ही मशीन है। ये नोड्स के ऊपर चला जाएगा, यानी डेटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, इनक्रिप्टेड होगा, ताकि मतलब जो ऑथोराइज है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, और जब उसको एक्सेस करना होगा तो वो मुख्तलिफ जगहों से कॉल करेगा कलेक्टिवली। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है और आप मेरी मशीन पे, फॉर एग्जांपल मेरी मशीन एक नोड बनी है, लेट्स अस्यूम, तो अगर आप मेरी मशीन का एक्सेस ले भी लेते हो तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो इस तरह की टूटी फूटी मिलेगी कि आप उसका कुछ कर नहीं सकते। यानी अगर वेब है तो वेब का खाली बी आपको मिल गया है, अब आप एज्यूम कर लो कि वो बी बिगिनर का है, बेसिक का है, वेब का है या किस चीज का है, तो वो इस तरह से सिक्योरिटी उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। होनरी साहब, ये बताइए कि आपकी नज़र में जो है जब ये 3.0 आ जाएगा तो हमारे पास और क्या हमें बेनिफिट होंगे? मेरे से क्वेश्चन है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अली साहब से। जी मोहम्मद अली, जब 3.0 आ जाएगा हमारे पास तो 3.0 हमारे पास जो यूजर 2.0 पे है जी। अच्छा, सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि हमारा जो डेटा ब्रीच होता है वो डेटा ब्रीच नहीं हो सकेगा। अभी आपको आइडिया जैसे ताहिर साहब ने बताया कि अभी कुछ चीजें जो हैं वो थोड़ी सी फॉल्ट हो गई थी। अभी जैसा आपने ये भी सुना होगा कि यूबीएल का डेटा भी ब्रीच हुआ था। तो ये काफी सारी जो चीजें जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स रहते हैं हमेशा। तो वो सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेंगे जब आपका डेटा जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो वो सारा डेटा जो है वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में होगा। और इसके लिए जो है वो आपको वेब 3.0 पे कन्वर्ट करना लाजमी है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके अलावा कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पोर्टेबल एंड पर्सनल सर्वर्स हो जाएंगे, इंडिविजुअल फोकस ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइव स्ट्रीम्स हो जाएंगी, वेव्स बहुत ज्यादा, लाइव स्ट्रीम की वेव्स ज्यादा आ जाएंगी। यूजर का बिहेवियर जो है वो बहुत इसमें एक वो रखता है, और यूजर एंगेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। स्मार्ट एप्लीकेशंस हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास सेमेंटिक वेब्स आ जाएंगी, काफी सारी सेमेंटिक वेब्स आ जाएंगी, बिहेवियर एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का तो अभी आपको आइडिया होगा कि आप जो है वो जितने भी सोशल मीडिया पे आप अगर कोई सर्च करते हैं या कुछ आप देख रहे होते हैं, या इवन दो आप वॉइस रिकॉग्निशन भी आपके मोबाइल पे ऑन है, तो वो आपको उस चीज का शुरू कर देता है जगह जगह पे। तो ये बहुत एक अच्छी चीज है, बहुत एडवांस चीजों को लेके चल रहे हैं। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ किसी पर्सनल चीज के लिए कि मुझे ये चीज खरीदनी है, तो उसके मेरे पास ऐड आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इंशाल्लाह जो है वो वेब 3.0 भी पाकिस्तान में इतना ज्यादा मतलब इसका रुझान नजर अभी नहीं आ रहा है, लेकिन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह पॉसिबल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जब हम यहाँ पे जरा स्कोप ओपन करेंगे, हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़्यादा ये रिलेटेड है, तो उसकी वजह से जो है उसका स्कोप ज़्यादा नज़र आएगा हमें। तो अभी तो फिलहाल जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह चल रही हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो इनकमिंग फ्यूचर 1 से 2 साल बाद जो है वेब 3.0 का ज़्यादा रुझान नज़र आएगा। ये अभी करंट इशू हुआ था जिसकी वजह से 3.0 थोड़ा लोगों के लिए हाईलाइट हुआ था। एक थोड़ा सा कोई करंट अफेयर में जो सी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जो है वो कुछ बोला गया था, जिसकी वजह से जो है तो लोगों को नहीं पता, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि वेब 3.0 है क्या या फिनटेक है क्या, तो लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम बहुत लेट हैं, ऑलरेडी हम 10 to 20 ईयर्स लेट हैं। तो इंशाल्लाह इन नियर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी भी जो भी हमारे जितने भी नेटवर्क है, हमारा नेटवर्क आपका ये
कि वो काफ़ी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो इन कमिंग फ्यूचर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जैसा आपने जिक्र किया कि जो 3.0 है उसमें काफ़ी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, और ज़ाहिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कोर एरिया है और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में से एक है, जिसमें रोबोटिक्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है और मोर ऑटोमेशन भी है। और ये बताने का मकसद भी यही है कि हम जो कराची में एग्जीबिशन करने जा रहे हैं 10, 11, 12 जून को, इनके अंदर हम इन्हीं 3 चीज़ों को ओनली हाईलाइट कर रहे हैं, और इन पे मौजूद जो जो प्रोजेक्ट्स हमारी यूथ ने बनाए हुए, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाए हुए हैं, उनको वहाँ पे हम हाईलाइट करेंगे, उनको डिस्प्ले करेंगे, और साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि किसी के पास कोई आइडियाज़ हो तो वहाँ पे पिच कर सकते हैं, और होपफुली हम अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी से उनके उन प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर्स भी करवा सकते हैं। अच्छा जी, गफूर साहब ये बताइएगा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, यकीनी तौर पर जब हम 3.0 यूज़ करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंटरनेट यूज़ भी बढ़ जाएगा, हमें नए सिस्टम, नए लैपटॉप्स, नए जो है वो डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी। तो क्या उसकी वजह से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास बिजनेस डेवलपमेंट भी होगी? डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसके मगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि ये दोनों हजरात ने कहा कि अगर वेब 3 पे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि 5G की क्या प्लानिंग है, गवर्नमेंट इस वक्त कहाँ लेके जा रही है, आम लोगों तक कहाँ तक डेटा पहुँच रहा है, वो बहुत कुछ करने के लिए तो गवर्नमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा कुछ मौजूद है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश हुए बगैर नहीं हो सकता। आप शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मगर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी आज आप देखिए, हम जिस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ग्लोबल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे ग्लोबल प्लेयर्स मौजूद हैं, कुछ ग्लोबल प्लेयर्स आने की कोशिश भी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी आपको बड़े शहरों तक तो अभी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको पूरे पाकिस्तान के लिए उस तरीके से लेके जाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जो इनिशिएटिव है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का, अभी हम जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसको भी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो टाइम लगेगा। बिल्कुल सही है। तो जरा वो एक हम भाई से जो फॉर्म एक हम लोग रिलेक्टेंट है ना किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने में, वैसे लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि हर चेंज को अपोज किया जाता है, तो चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, वो कोई भी चेंज होगा तो उसको हम बाय नेचर हम अपोज करेंगे, उसके बाद कहीं जाके एक्सेप्टेंस की तरफ जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें बाकी दुनिया से कम्पीट करना है, और जैसा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप करने पे प्रीवियस गवर्नमेंट भी, करंट गवर्नमेंट भी काम कर रही है कि जी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, लोग काम करें, लोग सीखें, और उसके बाद जो है उस नतीजे में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे कि आपने हाईलाइट किया, जाहिर है फ्रीलांस हो गया या जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो गया, पाकिस्तान की यूथ टेक्नोलॉजी पढ़ भी रही है, सीख भी रही है, उस पर अडॉप्ट भी कर रही है, उस पर काम भी कर रही है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि हमें बहुत तेजी से इस पर काम करना पड़ेगा, ताकि हम जो फ्रीलांस मार्केट में हमारी ग्रोथ हुई है उसको मजीद, उस पोटेंशियल को हम बरकरार रखें, और उस स्पेस को बरकरार करने के लिए हमें बहुत तेजी से जो है वो टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में इंस्टीट्यूट्स को, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेक्नोलॉजी को सिखाते हैं, उनका कितना बड़ा रोल होगा कि वो यूथ को इन जदीद टेक्नोलॉजीज को सिखाने में बहुत तेजी से आगे है? देखिए, एजुकेशन और नई जनरेशन को अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड सिखाना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें हमें करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो अभी भी इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, और आप भी इसमें पार्ट रोल अदा करते हैं, तो आप देखेंगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की जो एजुकेशन प्रोसेसेस हैं वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी यूनिवर्सिटीज ने उस तरीके से अडॉप्ट नहीं की हैं। हमारे पास R&D के यूनिवर्सिटीज में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। नेशन को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ अर्से पहले स्टार्ट हुआ है, क्योंकि हम गवर्नमेंट बॉडीज से भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। मगर ये कोलैबोरेशन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटीज को भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी अपनी जो भी टेक्नोलॉजी वो ऑफर करते हैं सर्विसेज, तो वो वहाँ से बहुत कुछ इनोवेट हो सकता है, और वो उनके लिए भी बेहतर होगा और एज ए नेशन भी।
मगर आपका ये सवाल जो फ्रीलांसर वाला है, ये बिल्कुल उस चीज से हटकर है। क्यों कि हम अगर अच्छी एजुकेशन अपने यंग जनरेशन को दे देंगे, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की सर्विसेज ऑफर करेंगे और वो कर भी रहे हैं और फ्यूचर में और बढ़ेगा। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि कई जगह पे स्लो हो सकता है मगर रुक नहीं सकता, ये बढ़ेगा और इंशाल्लाह ताला अब ये सर्विसेज ग्लोबली हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती जाएगी दिन ब दिन। जो चीज हमें करने की जरूरत है वो हमारे एज ए इंस्टीट्यूट्स पब्लिक को उस जगह पे लेके आने की जरूरत है। जो सर्विसेज हम दुनिया को ऑफर कर रहे हैं वो अपनी नेशन को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी मेजर्स, ये वो सब चीजें हैं जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, रेगुलेटरी इनिशिएटिव है, ये होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन ये रही है कि जो इंडस्ट्रीज है उसका इंस्टीट्यूट्स के साथ जो है ना कोई कोऑर्डिनेशन या लिंकेज नहीं है। नतीजे में जो एकेडमिया पढ़ा रहा है वो वहाँ यूटिलाइज नहीं हो रहा और जिसकी डिमांड है वो हम पढ़ा नहीं रहे। तो बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को जो है वो खत्म करने की जरूरत है। जी, तो मेरा ख्याल है मेरे बाकी पैनलिस्ट माशाल्लाह यंग जनरेशन है मुझसे ज्यादा, और वो आप लोग सब एक्सपीरियंस हैं रीसेंट जो गैप्स है। मैं जो एक्सपीरियंस किया है वो ये कि जो कुछ एजुकेशन हमें हमारे बच्चों को दी जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में उसका इस्तेमाल बहुत कम होता है या वो टेक्नोलॉजी की अप टू डेट नहीं होती। मैं स्पेशली ऑन द टेक्नोलॉजी साइड कहता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज सारे वही पढ़ाए जाते हैं या बताए जाते हैं जो ग्लोबली ऑफर किए जाते हैं, मगर उसका पैटर्न जो हमारा एजुकेशन का तरीक़ेकार है या टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से यूज करने का है वो शायद अभी तक उस जगह पे नहीं है, जिसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। हम किसी को पर्टिकुलर नहीं कह सकते, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज हमारी बहुत अच्छा कर रही हैं। जो मैं समझता हूँ कि दूसरी यूनिवर्सिटीज को उस मार्ग पे लाना कोई इतना बड़ा काम नहीं, मुश्किल नहीं है। आई थिंक कि उनको बैठ के ये देखना है कि ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो उनके स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से मार्केट के लिए रेडी कर सकें। तो वो चैलेंज है हमारे इधर। हमारी एजुकेशन रैंकिंग तो इतनी प्रॉमिसिंग नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एग्जैक्टली इसी चीज को जो है ना वो ऑब्जर्व करने के बाद मद्देनजर रखते हुए ऋषि ग्रुप और ग्रुप अल्फा जो एग्जीबिशन करवाना जा रहा है उसका मकसद ही यही है कि जो एकेडमिया है और जो इंडस्ट्रीज है उनके दरमियान एक लिंकेज क्रिएट किया जाए और बताया जाए कि टेक्नोलॉजीज कहाँ पहुंच चुकी हैं और यूनिवर्सिटीज उसको फॉलो करें और यूथ को पता चले कि ये हमें कौन सी डायरेक्शन मिलनी चाहिए जिसके ऊपर हम काम करें, ताकि हम ज्यादा बेहतर अंदाज में अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकें, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी कर सकें और पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें। तो मैं आखिर में जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा गफूर साहब आपका कि आपने टाइम निकाला और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, और ताहिर शेख साहब जो गोकुल अल्फा के डायरेक्टर डेवलपमेंट है आपका, और जनाब मोहम्मद साहब का कि आपने जो है टाइम निकाला और डीटेक ब्यूरो को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। और गफूर साहब माशाल्लाह इन्फोटेक और फिन टेक्नोलॉजी के जो है वो एक्सपर्ट्स में काउंट होते हैं और पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। तो हम आप सबको शुक्रिया करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि होपफुली कराची एक्सपो में होने वाली एग्जीबिशन 10-11-12 जून को रही है और वो प्री एक्सपो में हम तमाम अपनी ऑडियंस का जो है वहाँ पे शिद्दत से इंतजार करेंगे ताकि आप आइए और आके देखें कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हमारी यूथ नए कौन कौन से स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।